नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस की आशंकाओं की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस बहाने तलाश रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का योगदान है। उन्होंने कहा कि जनता ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। सुशील आनंद शुक्ला ने लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए और कहा कि इस तरह के अप्रत्याशित परिणाम ईवीएम में गड़बड़ी के बगैर नहीं आ सकते। भारत की निर्वाचन प्रणाली में ईवीएम एक ऐसा नवाचार है जिसे सबसे पहले कांग्रेस के शासनकाल में ही लाया गया था, लेकिन जब से ईवीएम आई है तो भी पार्टी चुनाव हारती है। वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि 2018 में जब कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी उस वक्त ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी। और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, तब इनको ईवीएम बहुत अच्छा लग रहा था। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें तेलंगाना में इनको ईवीएम बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो तेलंगाना के बारे में ऐसा सोच आता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ ईवीएम की बात क्यों नहीं करती है। तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई चर्चा करनी है तो ईवीएम की छोड़ें, अपने कुशासन पर चर्चा करे कांग्रेस। तो देखिए, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये मुद्दा नया नहीं है, कई सालों पुराना है। जब कांग्रेस हार जाती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल करती है, लेकिन जब जीत जाती है तो उस पर ईवीएम पर सवाल नहीं करती है। ऐसे सवाल का आज हम जवाब लेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। एहतराम साहू भाजपा की ओर से, अनिल चौहान बीजेपी कांग्रेस की ओर से और उसके साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत बाबूलाल जी से ही करूंगी। बाबूलाल जी, पहली बार ऐसा नहीं है, कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ सवाल खड़े करती है ईवीएम मशीन को लेकर। 2018 में जब तीनों राज्यों में प्रचंड जीत मिली थी तब कांग्रेस ने सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन 2023 में जब जीत जाती है तो बोलती है कि चौंकाने वाला ये रिजल्ट रहा। देखिए, ईवीएम पर कोई आज से सवाल नहीं उठ रहे हैं जी। ये सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उठाया था कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये जो है ईवीएम की बदनामी इस रूप में होती है, जब भी कोई जीत हार होती है तो ईवीएम सामने आ जाती है जी। और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आप पार्टी ने जो है अपने सदन में जो है इसका प्रदर्शन करके बताया था और हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां ये कहा गया कि इसको हमको डेमो करके बता दीजिए कि किस तरह से हैक हो सकता है। वो नहीं कर पाए, इसलिए जो है इस मामले को ये मानना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती बाहर से जी। ईवीएम तभी कुछ गड़बड़ हो सकती है जब आपके हाथ में आ जाए और आप उसको खोल पाए, देख पाए, या जो है आप माने उसमें जो है दूर से बैठ करके तो कहीं हैक होने की संभावना मुझे बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती जी। इसलिए ये कहा जाना कि इससे परिवर्तन हो गया होगा, निश्चित रूप से जिस तरह की हार हुई है उस पे जो है सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं कि जो सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किया, एग्जिट पोल भी आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 25 से 41 के बीच में, 36 से 48 के बीच में और 48 से ज्यादा किसी ने भी जो है नहीं दिया। सिर्फ 2 एजेंसियों ने 48 बताया जो जीत के आंकड़े को पार करता है, 36 से 48। लेकिन उसी एजेंसी ने 41 से 53 का जो आंकड़ा दिया है वो कांग्रेस के लिए दिया है। माने जितने भी सर्वे रिपोर्ट एग्जिट पोल की है वो सारी कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिख रही है।
लेकिन इसी का उलट हुआ मामला। बिल्कुल जो अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली। इसलिए जो है इनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन गड़बड़ होने की उम्मीद कैसे कैसे बताएंगे आप? उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना। इसलिए जो है ये बेमानी है, और निश्चित रूप से जो है लोकसभा के लिए जो वो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं उस पर वो बात कर सकते हैं कि हमें शंका है, हमको लोकसभा का चुनाव जो है बैलेट पेपर से चाहिए, जी। वो मांग ये कर सकते हैं। जी उसमें बाबूलाल जी, इनके अधिकार जैसे कि हैं। अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से किया जाए। कितनी संभावनाएं आपको लगती है? क्या बीजेपी इसे स्वीकार कर पाएगी? क्या चुनाव आयोग इस पर सहमति जता पाएगा? देखिए, अब ये सबकी सहमति से संभव होगा जी कि एक दल के कहने से नहीं होगा, या चुनाव आयोग जो है स्वयं संज्ञान ले, कहीं गड़बड़ी दिख जाए उसको लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल तक भी अगर कोई बात आ जाए सामने कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये खुद संज्ञान लेकर के जो है चुनाव आयोग कोई निर्णय ले, तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस एक और सवाल खड़े कर रही है शर्मा जी, जैसा कि अगर हम देखें तो बीएसपी कुरून से एक बीएसपी प्रत्याशी है लालचंद पटेल, उनके परिवार में 15 लोग हैं और जब वोटिंग मशीन से गिनती की गई तो एक भी वोट नहीं आए, 0 वोट आए। तो इस पे उन्होंने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर खुद के ही परिवार के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब उन्होंने परिवार से पूछा तो परिवार के लोगों का भी कहना था कि हाँ हमने आपको ही वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वोट नहीं मिला है। उसके परिवार में 6 लोग जी, और लेकिन उसने आरोप लगाया, मैंने पढ़ा और देखा भी, टीवी में भी देखा, पढ़ा भी, अखबारों में भी पढ़ा, लेकिन मैंने दूसरे दिन ये भी पढ़ा कि जिस अखबार में ये समाचार छपा था उसी समाचार में उसने खंडन किया। उसने कहा मुझसे भूल हो गई, मैंने बूथ क्रमांक 13 अपना बूथ समझा था, लेकिन मेरा बूथ क्रमांक 11 था जिसमें मुझे वोट मिला है जी। वो उसने खंडन भी कर दिया। इसलिए उस पर ज्यादा बात करना बेमानी है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बड़े काम में जब शंका पैदा हो जाती है या शंका प्रकट की जाती है तो उसका समाधान चाहिए। शंका कहीं भी हो उसका समाधान दे देना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब किस तरीके से समाधान दिया जाए ये चुनाव आयोग तय करेगा कि वो इनकी बात को, इनकी मांग को संज्ञान में ले, समझे, देखे और उसके बाद निर्णय ले, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन हाँ बाबूलाल जी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी मुद्दे को हवा देने पर लगी हुई है और इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, जब चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल करके इतना बवाल क्यों? देखिए अनुपमा जी, चाहे चुनाव हम हारे हों या जीते हों, आप देख लीजिए 2018 में जब हमारी विजय हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बन चुके थे उसके बाद भी उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जिस तरह से ईवीएम जो 2019 के लोकसभा चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो बल्कि बैलेट पेपर से हो, क्योंकि हम पारदर्शिता चाहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग पर मोदी सरकार ने लगातार दबाव बनाने का प्रयास, जिस तरह से ईडी आईटी को प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, उसके बाद लोकतंत्र में एक विश्वसनीयता, जो अविश्वास का वातावरण आया, विश्वसनीयता का सवाल पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा विश्व का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, इसलिए ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखिए, ये कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रकों में ईवीएम पकड़ाई, वो ईवीएम कहां से आई समझ में नहीं आया। इसी तरह से आप अगर एक विषय ये ले लें कि जो बड़े विकसित राज्य हैं, जो बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से विकसित हैं, पूर्णतः सक्षम हैं, उसके बाद भी वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, ईवीएम पद्धति से चुनाव नहीं कराते हैं। ऐसे दर्जनों देश आप देख लीजिए। दूसरी बात क्या है, देखिए, जब एआई का जमाना हो और आधुनिक एकदम तकनीक आ गई हो, तो मैं ये समझता हूं कि जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि अगर ईवीएम किसी के हाथ में आ जाए स्वतंत्र रूप से तो हैक हो सकती है शायद। तो मैं ये मानता हूं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर किसी तरह से सील व्हील तोड़ के या डुप्लीकेसी हो गई सील व्हील में और वहां एजेंट नहीं मिला पाया और वो किसी के हाथ आ गई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकती है या उस पर कोई भी कलाकारी की जा सकती है।
सवाल यहाँ निर्वाचन आयोग के मिले रहने का है या जो स्थानीय निर्वाचन अधिकारी हैं उनके मिले अनिल रहने जी, का लेकिन है। 2017 में जिस प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे, पहली बार तो नहीं हो रहा, पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक न्योता दिया था खुले तौर पर कि आप आइए और ईवीएम कैसे हैक होता है या ईवीएम के साथ में क्या कुछ छेड़छाड़ होती है एक बार बता दीजिए। तो हम भी देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ होती है, लेकिन एक भी दल, कांग्रेस छोड़िए, तमाम जो बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई भी दल वहां पर नहीं पहुंचा। तो जब चुनाव आयोग ने ये न्योता दिया था तो तब तो आपने जाना था और प्रूफ करके दिखाते कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, जिसका आरोप आप लगा रहे हैं। अनुपमा जी, एक बार एक बहुत बड़े बैंक में चोरी हो गई थी जी। और लोगों ने कहा कि वो चोरी नहीं हुई है, बैंक के अधिकारी ही मिलजुल कर निकाल लिया, या तो आके आप प्रदर्शन दिखाइए कि चोरी कैसे हो सकती है। तो हम लोग चोरी नहीं दिखा सकते कैसे हो सकती है। अगर चोरी दिखाने का हमको पता होता कि चोरी कैसे होती है तो हम तो कब का एक्सपोज कर देते। जरूरी नहीं है अनुपमा जी कि आप चोर हों तभी अच्छा, आप तो क्या चोरी ईवीएम अगर आपको मशीन करनी को आती है, हैक तभी किया आप जा रहा है, सवाल ये उठा आपका सकते हैं। कहना है? चोरी क्या हो रही है तो भी आप सवाल उठा सकते हैं। अनिल चोरी हो जी, रही है। ईवीएम मशीन को जी। हैक किया जा रहा है, ये आपका कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि ईवीएम पर सवाल लगातार उठे हैं। जैसे बसपा के प्रत्याशी के बारे में अभी बाबूलाल शर्मा जी ने बताया कि उसने एक सवाल उठाया, ठीक है, उसका दूसरे दिन पटाक्षेप हुआ, लेकिन मैंने कई प्रदेशों में, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, कई बार ऐसा किया। और कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, चाहे हम चुनाव जीते या हारे। हम शुरू से कहते आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना मतदाता सेटिस्फाइड हो रहा है ना राजनीतिक दल हो रहे हैं। आप आम मतदाता से पूछिए, एक 75 साल ऐसे की तो बुजुर्ग तेलंगाना महिला में भी अगर बाहरी मिलती है, बहुमत और प्रचंड सरकार आपने बनाई है, तेलंगाना में आप सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? अनुपमा जी, बात सरकार बनाने या बिगाड़ने की नहीं है, बात किसकी सरकार बनी उस विषय की नहीं है। नहीं, बात सवाल तो इसकी यही है होता है कि ना, जब छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित- देखिए तीनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, तब ये सवाल नहीं उठा, लेकिन जैसे ही 2023 में कांग्रेस की सरकार हार गई तभी ये सवाल उठाया है। तेलंगाना में कोई आवाज नहीं उठा रहा कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुलंद आवाज में कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम में खराबी है। अनुपमा जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने इस बात को रख दिया है जी। कि क्या है, ये सवाल बार बार उठते हैं क्योंकि विश्लेषकों ने, राजनीतिक पंडितों ने और बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन सभी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, भाजपा कहीं नहीं। बड़ी बात अनुपमा जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऑफ स्क्रीन ये कहते थे सरकार तो आप ही की बन रही है साहब। ऑन स्क्रीन की बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भी इतने बड़े मैंडेट या कहीं से भी कोई अनुमान नहीं था। देखिए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो तो वो स्वाभाविक है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए तो स्वाभाविक है सवाल उठेगा। और रहा सवाल हार जीत का, तो देखिए कांग्रेस हारे चाहे जीते, कांग्रेस ने पहले से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग डलवाने से न मतदाता सेटिस्फाइड हो रहा है ना राजनीतिक दल सेटिस्फाइड हो रहा है। इस पद्धति को बदला जाना चाहिए। आप एक 75 वर्षीय महिला से पूछिए जो वोट डाल के आती है, वो कहती है कि हमें पता नहीं, हमने बटन जरूर दबाया, ऊपर नीचे हुआ, क्या हुआ हमको नहीं मालूम, वोट पड़ा भी कि नहीं। मतलब एक आम मतदाता भी इससे प्रसन्न नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी को जानता है वो व्यक्ति भी वोट डालने जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी कहता है कि यार अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी के हाथ लगी तो गड़बड़ तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, एतराम जी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेती हूँ मैं। एतराम जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? अनुपमा जी नमस्कार, बाबूलाल जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यह बयान बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। चुनाव जीते तब सवाल नहीं, चुनाव हारे तब सवाल। ईवीएम पर सवाल लगाना छत्तीसगढ़ के मतदाता का अपमान है, चुनाव में लगे दोनों सूरत में कर्मचारियों का अपमान है। आप ये मत कहिए। 2018 में जब चुनाव जीते तब सवाल नहीं उठाया, कर्नाटक जीते तब सवाल नहीं उठाया, तेलंगाना जीते तब सवाल नहीं उठाया। राम जी, जब फोटो का ध्रुवीकरण किया गया, धन बल का इस्तेमाल हो, अपमान तभी होता है जब पद्धति को लेकर हारो या जीतो दोनों सूरत में हमने आवाज उठाई है। आप गलत प्रस्तुतिकरण एक लोकप्रिय चैनल पर मत करिए। आप देखिए, हम चुनाव जीते तब भी हमने कहा ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, हमारे तब भी हम कह रहे हैं। और हारे तो ऐसे नहीं आ रहे। अनिल जी, पहले एतराम जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपको पूरा वक्त दिया था बोलने का, तो उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। देखिए, जब कांग्रेस ख्यालीपुरा में थी, एग्जिट पोल को रिजल्ट मान रहे हैं भाई, वो एक अंदाजा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने या तीनों प्रदेश की जनता ने जिनको जनादेश दिया वही हकीकत है। ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की बात आप कर रहे हैं,
सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में सालों से ईवीएम प्रोसेस की जाती है। कौन सा मशीन खराब है, कौन सा है, सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में उसका चेकिंग होता है। सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में कौन सा मशीन किस बूथ में जाता है, राजनीतिक दलों को बताया जाता है। और जब मशीन निर्वाचन मतदान केंद्र में जाता है तो मार्क पोल होता है। मार्क पोल में सारे जो प्रत्याशी के चिन्हों को मार्क पोल पर दिखाया। कौन सी मशीन किस मतदान केंद्र में जाती है, आपको सूची आई थी क्या? हमको तो नहीं आई है कौन सी सूची, कौन सी मतदान केंद्र में कौन सी ईवीएम जाएगी। कुछ भी लोकप्रिय चैनल पे मत बोलिए साहब। कोई भी मशीन कहीं भी रैंडमली भेजी जाती है, मेरी जानकारी में तय नहीं होता है कि मशीन इसी मतदान केंद्र पे जाएगी। कुछ भी आप एक लोकप्रिय चैनल पर बोलते हैं और कहते हैं टोकिए मत। मतलब जो निर्वाचन आयोग का नियम नहीं है वो भी नियम हम लोग को पढ़ा देते हैं आप। चलिए ठीक है एहतराम जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है। चलिए ठीक है, एक और सवाल आपसे है। अगर हम रायपुर ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी थे मोतीलाल साहू, जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर सवाल उठाती नजर आ रही है। मोतीलाल साहू एक ऐसे प्रत्याशी जो 5 साल तक नजर नहीं आए कि उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। यहां तक कि मतदाता उनका चेहरा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है वो 40,000 वोटों से जीत जाते हैं। इस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मतदाता किसी प्रत्याशी को देखे नहीं देखे। इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा था वो पेश के वादा खिलाफी का था, घोटाले का था और विकास का था। हमारे प्रत्याशी जाए नहीं जाए। अनुपमा जी, हमारे ताजा के जो हमारे प्रत्याशी थे ईश्वर साहू, उनके ऊपर भी मजाक करते थे। एक गरीब आदमी को टिकट दिया है, बोलेंगे क्यों, कैसे जीत गया। और जनता जिनको चाहेगी उनको चुनेगी, उनके लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की वादा और भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति विश्वास है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ईवीएम को लेकर तो सवाल खड़े कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग को भी कांग्रेस कह रही है कि रिमोट कंट्रोल की तरह बीजेपी के हाथ से काम कर रही है। क्योंकि जब कांग्रेस जाती है शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग से तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जाते, कार्यकर्ता जाते तो कार्रवाई हो जाती है। ये भी आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस आप पर लगा रही है। देखिए, न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला है, पर ये बात भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के ऊपर कांग्रेस को विश्वास नहीं है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। अगर ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं है, न्यायालयों का दरवाजा खुला है साहब। न्यायालय कार्यपालिका नहीं बन सकती है। न्यायालय कार्यपालिका का काम नहीं करेगी कि आके कलेक्टर की जगह वही बैठ जाए कुर्सी में। न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। आप न्यायालय का दरवाजा मत बताइए हमको। न्यायालय उस परिस्थिति में काम करती है जब कार्यपालिका के खिलाफ एथेंटिक प्रूफ हो या किसी अपराध के खिलाफ एथेंटिक प्रूफ हो। न्यायालय हर मामले में कलेक्टर की तरह काम नहीं कर सकती, ना वो भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य आयुक्त बन सकती है। न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। न्यायालय का दरवाजा मत बताइए। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ईडी आईटी आपके प्रकोष्ठ नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को आपने अपने इशारों पर चलाने का काम नहीं किया है? सवाल तो यहां है साहब। और अगर संवैधानिक संस्थाओं को आप अपने इशारे पर चला रहे हैं और जनता के बीच ये स्पष्ट है, तो क्या लोकतंत्र का हास नहीं हो रहा है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हास नहीं हो रहा है? सवाल तो उठेंगे साहब उस स्थिति में कि 10-15 विधानसभा में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ईवीएम के माध्यम से आपने कोई खेल कर लिया। हर जगह भले ना किया हो, लेकिन किस प्रकार का खेल, वही तो मैं अनिल जी आपसे जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया है, ये आपका कहना है अनिल जी? मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ की कई विधानसभा में जनता इस बात की चर्चा कर रही है कि भैया वोट तो हम लोगों ने दिया ही नहीं, भाजपा 50,000 40,000 से कैसे जीत गई? ऐसी तो स्थिति नहीं थी। वो तो प्रत्याशी कभी आया ही नहीं, हम पहचानते नहीं। न भाजपा की नीति को जानते, ना किसानों के लिए कुछ किए, ना गरीबों के लिए कुछ किए। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार किए 15 साल। आज ये जीत कैसे गए? जनता सवाल पूछ रही है अनुपमा जी कि कुछ सीटों में इतना प्रत्याशित परिणाम है कि सवाल तो उठेगा। और जिस तरह से अधिकारियों ने पक्षपात किया, जिस तरह से चुनाव आयोग यहाँ कहना चाहिए कि तटस्थ नहीं रह पा रहा है, जिस तरह से केंद्रीय जो चुनाव पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उससे एक सवाल तो उठता है। अब सवाल यह है कि जब इस तरह के सवाल उठेंगे तो क्या लोकतंत्र में आस्था जनता की कम नहीं होगी? लेकिन ये भी तो गलत है ना कि अपनी हार का पूरा ठीकरा आस्था का है फोड़ देना। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके द्वारा भी तो कई सारे काम कम किए गए, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, और पीएससी में घोटाला उसका आरोप लगा रही है, गौठान घोटाला, शराब घोटाला, कई सारे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। तो क्या सिर्फ ईवीएम पर दोष देना सही लगता है आपको?
मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं भौतिक रूप से चुनौती देता हूं, भाजपा का बड़े से बड़ा नेता आ जाए। पीएससी घोटाला तो 2005 का इनके ऊपर साबित हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने साबित किया कि हाँ स्कैम हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं, और उन्हीं दोषी अधिकारियों को आईएएस अवार्ड कर रहे हैं। क्या जनता नहीं जानती? शराब घोटाला, कोयला घोटाला इनके टाइम का है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी पे झूठा आरोप लगा, और झूठा आरोप नहीं था तो ईडी आईटी यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिस तरह घूम रही है, उसके बाद अगर एक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो कैसा भ्रष्टाचार आप बताइए। पूरी केंद्रीय एजेंसी इनके तोते की तरह काम कर रही है, ये जैसा कह रहे हैं वैसा कर रही है। इसका जवाब भाजपा पूरा 4 साल पर्दे से गायब है। अनिल तो जी, कैसे सवाल समय काफी कम है। एतराम जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। एतराम जी, कई सारे आरोप आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर इसका जवाब दीजिए। संदिग्ध है कुछ सीटों पे। एतराम जी, कांग्रेस की ओर से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप अगर आप कांग्रेस पर लगाए तो कांग्रेस उल्टा कह रही कि आपकी सरकार में इतने सारे घोटाले हुए थे। अनुपमा जी, ये अपने हार का ठिकरा कहीं भी फोड़ रहे हैं। इनको चिंतन करना चाहिए। ये 36 वादे पूरा नहीं किए और कितने वादे पूरा नहीं किए। इन्होंने बहनों को छलने से नहीं छोड़ा, युवाओं को छलने से नहीं छोड़ा, किसानों को छलने से नहीं छोड़ा, वृद्धों को छलने से नहीं छोड़ा। और न्यायालय की बात कर रहे हैं। जब गुजरात हाईकोर्ट से निर्णय आता है तो इनके मुख्यमंत्री के साथ इनके जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि काले कपड़े पहन के उस न्यायालय के खिलाफ धरने में बैठ जाते हैं। ये इनका न्यायालय के प्रति सम्मान है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उच्च न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है केंद्र की सरकार क्या चाहती है, क्यों जजों की नियुक्ति में व्यवधान डाला जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, सारे अखबारों ने छापा है। आपने कॉलेजियम को लेकर सवाल उठाकर हमेशा जुडिशियरी को कटघरे में खड़ा किया। चलिए ठीक है, फिलहाल हम ईवीएम पर बात कर रहे हैं तो ईवीएम पर ही बात करेंगे, बाकी मुद्दे पर कभी और बात की जा सकती है। एतराम जी, मेरा एक और सवाल है। 2004 और 2009 में जब बीजेपी को हार मिली थी, तब उस समय आपके ही दिग्गज मंत्री और वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाए थे। तब ईवीएम पर भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे ही आप चुनाव जीतने लगे, अचानक से ये भरोसा ईवीएम पर कैसे जागृत हो गया, ये बता दीजिए। मतदान के पीठासीन अधिकारी को भी नहीं पता रहता कि किस पक्ष में मतदान गया है। अब जनता की पूरे क्षेत्र की बात करते हो, पूरे क्षेत्र में किसको मतदान हुआ है और किसको मतदान नहीं हुआ है, ये जनता नहीं जानती। अब कैसे कर सकते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों डरते हैं? बैलेट पेपर से क्यों डर है आपको? इतना ही तो बता दीजिए एक लोकप्रिय चैनल पर। बैलेट पेपर का क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, आजादी से अब तक होते आया है। किस बात के लिए डर रहे हो? किस बात के लिए ईवीएम से इतना प्रेम है? चलिए, हम तो सवाल उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, हमसे जनता भी उठाती है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, हो सकता है। आप बैलेट पेपर से क्यों डरते हो, ये तो बता दो। क्या ऐसा राज है? चलिए ठीक है, समय काफी कम है। मैं है? सीधे शर्मा जी का रुख करूंगी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, अगर देख लिया जाए तो बीजेपी की ओर से तो जीत कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि 2024 का अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं वो मतपत्रों के हिसाब से किया जाए। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर कांग्रेस खड़े कर रही है, कितनी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि 2024 का ये जो चुनाव होगा वो मतपत्रों के सहारे ही किया जाएगा? सुनाई नहीं दिया जी शर्मा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि 2024 का जो चुनाव होना चाहिए वो मतपत्रों के हिसाब से ही होना चाहिए, यानी कि मतपत्रों से ही चुनाव किया जाए। चलिए ठीक है, हमारे पास में समय काफी कम है, माफी चाहूंगी आप सभी का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर एक बार फिर से कांग्रेस सवाल खड़े करती नजर आ रही है और ये कह रही है कि 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव अगर हो तो वो सिर्फ मतपत्रों के सहारे ही हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी कोई भी पार्टी, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जब हार जाती है तो ईवीएम पर ही क्यों ठिकरा फोड़ा जाता है हार का? क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें तो तीनों राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किया था। तेलंगाना में अभी कांग्रेस जीती है, उस पर सवाल नहीं खड़े कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या 2024 का चुनाव मतपत्रों के सहारे होगा या फिर एक बार फिर से ईवीएम से ही वोटिंग की जाएगी? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।